नमस्ते। पूरे विश्वास है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और नई नई घटनाएं तो आयुर्वेद जगत में हमेशा हो रही हैं। कोशिश भी हो रही है कि उनके ऊपर बातचीत जारी रहे और आप जान ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लीव-52 के ऊपर जो अपना एक बहुत ही अप्रत्याशित और स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, बहुत घातक कदम था। गलत नियमों की व्याख्या करके गलत तरीके से, क्योंकि देखिए छोटी सी बात है ना कि आप अगर किसी बड़े के ऊपर करते हैं तो अपने आप फेमस हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी को बहुत फेमस होना है तो किसी बहुत बड़े के ऊपर थोड़ा सा भी अनाप शनाप बकिए तो आप फेमस हो जाएंगे। तो शायद यही कुछ लोगों ने किया और वापस होना पड़ा और ऑन कैमरा बोलना पड़ा। लिखित में तो जो बोलेंगे बोलेंगे ही, ऑन कैमरा बोले कि नहीं, लीव-52 का प्रतिबंध जो था वो गलत नियमों की गलत आख्या के मतलब गलत आख्या से हो गया था। नियम तो कभी गलत आते हैं, रूल रेगुलेशंस ऑब्सोलीट हो जाते हैं, लेकिन गलत नहीं होते। ये है कि युगानुरूप नहीं हो पाते हैं। जैसे कि DMR 1954 ही है, आज वो युगानुरूप नहीं है, लेकिन उसको गलत नहीं कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि हाँ, वो आज के समय को पूरा नहीं कर पा रहा है, आज की आवश्यकताओं को। तो इसी क्रम में चलिए लीव-52 की, या लीव-52 नहीं कहेंगे हम, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा कहेंगे कि आयुर्वेद की प्रतिष्ठा पर जो एक सुनियोजित कंस्पायर्ड जो हमला किया गया और आयुर्वेदिज्ञों के द्वारा किया गया, ये और भी निंदनीय था। लेकिन देर आया दुरुस्त आया, 5 दिन के अंदर पूरी दुनिया हिल गई। 16 जून से लेकर के और 16 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक। 1 जून इसलिए मन में आ गया कि जो 10 दिन दुनिया हिल उठी किताब है ना, वो जून की कहानी है। तो जून महीने की और रशियन क्रांति की है। रसिया में क्रांति हुई थी, रूस में। तो खैर, कभी आप दिमाग में कोई पुस्तक पढ़े रहिए तो तिथियां वैसे ही थोड़ा सा इधर से उधर होती हैं। तो 16 मार्च से पब्लिक में जब ये बात आई और 21 मार्च को पब्लिक में बात वापस हो गई। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आपसे कहे थे कि हम लोग कई मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे, और जो मेरा पहला सबमिशन है या पहला जो सबसे मैं करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि रसशास्त्र और भेषज कल्पना विषय को लेकर के कुछ न कुछ विषय पर भी बात करते रहना। दूसरा मेरा चॉइस रहती है हमेशा कि लीगल इश्यूज़ पे जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में आ रहे हों, फिजिशियंस को लेकर के, चाहे ड्रग डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे एडवर्टीजमेंट को लेकर, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द रूल रेगुलेशन, उसके ऊपर भी बात की जाए। और तीसरा मेरा ये होता है कि जब तक एक सामान्य जन को नहीं जोड़ा जाएगा, सामान्य जन जिसको आयुर्वेद के पठन पाठन से कुछ लेना देना नहीं है, आयुर्वेद की औषधियों से लेना देना है, मगर वो क्या हो रहा है, क्या नियम है, क्या कानून है, कौन बना रहा है, ये कैसे बना रहा है, लाभ हानि से तो उसका अंतर पड़ता ही है, मूल्य से उसको अंतर पड़ता ही है, मगर उसका ये है कि हाँ, हमें हमारी तकलीफ़ में हमको आराम मिलना चाहिए। तो वो बात भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर आगे जब हम बात करते हैं विषय की, तो वह भी हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। और फिर एक होता है कि सामान्य जन के लिए काम करना। जैसे कि अभी मुझे याद आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उच्चतम न्यायालय के वकीलों के बीच में कि भाई जो जिस भाषा में आप बहस करते हैं कानून की, तो वो भाषा तो आम जनता जानती नहीं है, लेकिन आम जनता की भी एक कानून की भाषा होनी चाहिए कि वो जान सके कि आप बहस क्या कर रहे हैं। तो एक आयुर्वेद या एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आम जनता की भी है। तो आम जनता का सेक्टर बहुत बड़ा है और आम जनता में ही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, आम जनता में ही कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक में ही बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। और भारत में तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बहुत विश्वास करते हैं। कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, कोई आपको उपाय बता देगा, बस डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस आपको न देनी पड़े तो आप उस उपाय को जो फ्री में आपको मिली है, आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। कुछ हज़ार रुपए भी उस पर बर्बाद करते हैं
और जब आपको उससे लाभ नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति भी आपको याद नहीं रहता कि आपको किसने कहा था, लेकिन बस आपको ये याद रहता है कि कहीं गए थे तो कोई मिला था तो उसने बताया था कि ब्लड प्रेशर में ये चीज़ खाने से बड़ा लाभ मिलता है, हम सब किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये भारतीय जनता की स्थिति है, तो इस स्थिति से बचना चाहिए। तो चलिए, तो मैं अब आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूँ पूरे, अब हमारे चैनल को भी अगले 3 महीनों में 1 वर्ष हो जाएगा और काफ़ी अच्छे अनुभव रहे हमारे इसमें, खट्टे मीठे दोनों भी, कुछ खरी खरी भी कुछ लोगों ने सुनाई जिसको कि समझ में नहीं आता था कि हम कह क्या रहे हैं, वो विशेष रूप से एग्जिट टेस्ट को लेकर के, लेकिन उसके अलावा और कोई मेरा बुरा अनुभव नहीं है। लेकिन अंत में एग्जिट टेस्ट पे भी लोग हामी भरी दिए हैं सभी लोग। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मंडे की रिकॉर्डिंग होगी वो विषय पर होगी, रसास फैसस कल्पना का विषय होगा, और जो बुधवार की बातें होंगी उनको मैं सोचता हूँ कि कुछ लीगल इश्यूज़ को करें, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं NCISM के गजट्स की जो बात है उसको पूरा करूँगा, और मैं उसको पूरा करना भी चाहता हूँ अपनी भी जानकारी के लिए, क्योंकि जब मेरे ऊपर दबाव रहेगा तो मैं पढ़ूंगा, जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे मेरा ज्ञानवर्धन होगा, इसलिए मैं पठन पाठन को बहुत महत्व देता हूँ कि हाँ, तो मैं उसको मुझे पढ़ना है NCISM के गजट्स को। एंड देन फ्राइडे मैं समझता हूँ कि कुछ सामान्य रूप से, जिसमें कि न कहीं आयुर्वेद है, न कहीं उसमें एलोपैथ है, न उसमें कहीं होम्योपैथ है, न उसमें कहीं यूनानी है, बस एक सामान्य जनता की बात, और वो भी आहार को लेकर के, क्योंकि देखिए आहार ही जो है ना महाऔषधि है। मैं अपनी बात अगर करूं तो जस्ट परसों, आज बृहस्पतिवार है ना, मंगलवार को मेरे यहाँ 2-3 व्यक्ति आए थे मेरे बलिया ज़िले से, और बातें होने लगी तो उन लोगों को थोड़ा विलम्ब हो गया, तो बात मतलब कि उन्होंने रात्रिकालीन भोजन किया और उसके बाद फिर बलिया के लिए प्रस्थान किए लोग। तो मैंने एक बात कही थी, वो मुझे बात मैंने ही कही है लेकिन शायद पहली बार कही थी, उसको मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि देखिए, मैं अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मेरी प्रगति रुकी, मेरी जो भावनाएं थी कि मैं सेवा कर सकूं आयुर्वेद की, उसका मुझे अवसर मेरे स्वयं के चलते नहीं मिला। हाँ, मेरे स्वयं के चलते नहीं मिला क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया या जैसे भी है। तो प्रश्न ये है कि मैंने उन लोगों के बीच में यही कहा कि देखिए, मैं आप लोगों को भोजन करने के लिए कि ज़्यादा करिए कि कम करिए कोई दबाव नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जो गति हुई है वो सिर्फ इसी वजह से हुई है कि मैंने भोजन के रूप में जो चॉइस की थी और जो मैं करता था वो संभवतः मेरे शरीर को स्वीकार्य नहीं हुआ। तो मेरा भोजन ही मेरी अवनति और मेरी कष्ट का कारण है। तो मैंने ये कहा कि एक भोजन जो मैंने किया विगत कई वर्षों से, जब तक वो मैनिफेस्ट हुआ, जब तक वो आया, अपना रूप दिखाया और उपद्रव सारे हुए, तो उसका प्रमुख कारण मेरे द्वारा लिया गया भोजन ही है। तो जब ये बात परसों मैंने मंगलवार को कही अपने अतिथियों से, तो मुझे ऐसे ही बातचीत में ही बोला था, लेकिन मुझे आत्मबोध हुआ कि ये बात तो मैंने बहुत बड़ी बात कही कि मेरे स्वास्थ्य की हानि मेरे अपने द्वारा किए गए भोजन से हुई है, क्योंकि मैं उसमें संतुलन नहीं रखा, मैंने उसमें कुछ विचार विनिमय नहीं किया, मैंने बस खाया और खाता ही गया। और जब मैं खाता ही गया तो अंत में परिस्थितियां मेरे विपरीत हो गईं। तो मैं नहीं चाहता कि सामान्य जन भी इसी बात को रखे। भोजन भट्ट नहीं बनिए। सुनता था उस समय भी लोग कहते थे कि जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। ये सेंटेंस मैं 40 साल से शायद सुन रहा हूँ कि खाने के लिए मत जिंदा रहिए, जिंदा रहने के लिए बस खाइए। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन चलिए, जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन अब आपका खेत चिड़िया नहीं चुगनी चाहिए। आप सामान्य रूप से अपने पूरे परिवार के, बच्चे से ले कर के वृद्ध तक, समाज, गांव, रिश्तेदार, जिला, देश, सब एक जागरूकता बनाइए फिट इंडिया वाली, और उसमें भोजन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने बहुत मेहनत की है आपके फूड्स के स्टैंडर्ड के लिए। उनकी बहुत अच्छी किताबें आई हैं, पर्पल बुक है, ऑरेंज बुक है, येलो बुक है, डार्क बुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं शुक्रवार का समय जो है ना,
उसी को देना चाह रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं और एक एक डिजीज़ वाइज लेंगे, जैसा कि ये इस पुस्तक से है। और इस पुस्तक को मैं पहले भी आपके सामने रखा हूँ। तो वो इस पुस्तक का नाम है ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया। और ये पब्लिश्ड हुई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और ये ए हैंडबुक ऑन डाइट फॉर डिजीजेस पर हम लोग पर्पल बुक पर ले रहे हैं, द पर्पल बुक। और ये है ए हैंडबुक ऑन डाइट्स फॉर डिजीजेस। इसमें एक एक डिजीज़ को लेकर के उस पर्टिकुलर डिजीज़ में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और बड़ी कॉमन सी बातें दी गई हैं, जिसमें किसी भी आपको एक सामान्य जागरूकता से भी आप उसको पूरा कर सकते हैं। चिकित्सक की उपयोगिता तो है, रहेगी भी, जहाँ औषधि की बात आएगी और आहार में एडवाइस की भी बात आएगी, लेकिन एक सामान्य ज्ञान की भी बात होनी चाहिए। क्योंकि एक हार्डकोर बात करना खाली आयुर्वेदिस्ट के लिए और एक जन सामान्य के लिए बात करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाया जाए। और फ्राइडे को FSSAI के पब्लिकेशंस को कंटिन्यूसली, बहुत लंबा समय लगेगा, जैसे साल भर तो लग ही गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में और ड्रग रूल्स 1945 को एड्रेस करने में, है ना। तो इसको अब शुरू करते हैं और इसको इस रूप में शुरू करेंगे कि इसका जो अच्छा, एक ये जान लीजिए कि यहाँ जो भी सुझाया गया है बहुत बड़े बड़े भारी भारी विशेषज्ञों से, जिसमें चिकित्सक भी हैं, जिसमें कि डाइटिशियन भी हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशनिस्ट भी है। ये सभी लोगों का ये एक समूह है जिसने कि इसको तैयार किया है। तो इन पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको विश्वास करना चाहिए और फिर अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह लीजिएगा, जो आपका व्यक्तिगत आयुर्वेदिक चिकित्सक हो। ठीक, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस बात से कि हाइपरटेंशन के मरीज़ क्या खाएं। तो हाइपरटेंशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं BMS को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं MD आयुर्वेद को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं उस सामान्य जन को एड्रेस कर रहा हूँ जिसको कि पढ़ाई लिखाई है भी चाहे नहीं भी है, चाहे वो इलिटरेट ही क्यों ना, हम उस पर से ले करके और हाई इलाइट तक की बात कर रहे हैं जो आयुर्वेद से संबंधित नहीं है, मगर वो जागरूकता की बात है। इसलिए इसमें कोई भी उदाहरण नहीं होगा, इसमें कोई भी परिभाषा नहीं होगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो आपको ये हाई ब्लड प्रेशर की एक सीमा दी गई है और उसको भी एक हम ये कहेंगे कि इसकी भी ऊपर नीचे की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन एक जो कॉमन बात कही गई है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2017 की रिपोर्ट का यहाँ पर दिया गया है कि आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ मरकरी है, एलिवेटेड 120 to 129 और mm ऑफ मरकरी, और हाइपर टेंशन की जो फर्स्ट स्टेज है वो 130 to 139 और 80 to 89 की है। देन हाइपर टेंशन स्टेज 2 ये 140 से ऊपर हो जाए और ये प्लस माइनस करके स्टेजेस यहाँ पर दी हुई हैं, तो उनको आप वो हाइपर टेंशन कहते हैं। लेकिन आपके शरीर की क्षमता के अनुरूप, आपकी उम्र के अनुरूप, आपके प्रकृति के अनुरूप ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की व्याख्या है, इसमें थोड़ा प्लस माइनस 10 हो सकता है और वो आपके अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक या एलोपैथिक चिकित्सक या जो आपकी व्यक्तिगत अनुभव हो, और इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। अब एक बात यहाँ दी हुई है इस किताब में कि व्हेन आई एम एट रिस्क ऑफ द हाइपरटेंशन, मुझे कब हाइपरटेंशन हो सकता है, तो इसको कहना ज़रूरी है। ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, डिस्लिपिडेमिया, स्मोकिंग, पुअर फिटनेस लेवल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, पुअर डाइटरी हैबिट्स या पुअर डाइटरी हैबिट्स, स्ट्रेस सबसे बड़ा, स्लीप एपनिया और एडवांसिंग एज। 9 कारण दिए हैं यहाँ विशेषज्ञों ने कि ये लोगों को हाई रिस्क पर है हाई ब्लड प्रेशर के। तो एडवांसिंग एज तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया, और उसके बाद फिर स्ट्रेस तो 100% का सेगमेंट हो गया। एक बच्चे से लेकर के वृद्ध तक को स्ट्रेस की अवस्था से सभी गुजर रहे हैं। और कॉमन में भी लोग कहते हैं ना, अरे मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो वाकई लोगों का प्रेशर बढ़ता है और वहाँ से हट जाना चाहिए अगर कोई ऐसे बोल रहा है। तो आगे चलते हैं। फिर ये बात आती है कि व्हाट कैन आई डू टू नो दैट आई एम एट रिस्क ऑफ द हाइपरटेंशन इफ़ आई एम। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको लगता है तो चेक कराइए, मिलिए, लोग बात करिए अपने डॉक्टर से। फिर कुछ डिजीज़ेस के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि कैन हाइपरटेंशन डेवलप बिकॉज ऑफ एनी अदर डिजीज़। यस,
हो सकता है दूसरी डिजीजेज अगर आपको हैं, और मैंने कहा है कि मैं इसको बहुत ही सामान्य बनाना चाहता हूँ, इसलिए इन भारी भरकम डिजीजेस का नाम लेने से बचता हूँ। और इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, तो चलिए कुछ बात करते चलते हैं कि अल्कोहल इंटेक होगी तो आपका होगा क्रॉनिक रीनल डिजीजेस हैं या पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस हैं। यहाँ पर संख्या तो दी हुई है 10 की, लेकिन हम उसको उतना नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमको इसको सामान्य लोगों के लिए बात करनी है, हर शुक्रवार को बात करनी है। अब आइए देखिए क्या कहते हैं किताब, ये क्या कहती है, FSSAI क्या कहती है, जिसका कि मूवमेंट ही है, उद्देश्य ही है ईट राइट इंडिया, कि भारत स्वस्थ भोजन करे। तो और वो भी इस पर्पल बुक में। हाइपरटेंशन के लिए क्या कहते हैं नंबर 1 पर, इंक्रीज इनटेक ऑफ 10 मस्ट डू पॉइंट्स फॉर द हाइपरटेंसिव। 10 की पॉइंट दिया है इन्होंने जो एक हाइपरटेंसिव मरीज को करना चाहिए जिसको हाइपरटेंशन हो गया है। नंबर 1 क्या है, इंक्रीज इनटेक ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट एंड होल ग्रेन्स। सीधी सी बात है, बड़े अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने आपको एक पहले अध्ययन किया था आपके सामने आने के पहले, फिर भी कोई गलती न हो तो इसको भी देख भी देंगे। वेजिटेबल्स कैन इंक्लूड ऑल ग्रीन, सारी हरी, ऑरेंज ना रंग का प्रभाव है भाई, एंड कलर्ड सीजनल वेजिटेबल्स सच एज द लीफी वेजिटेबल्स, गॉड वेजिटेबल्स, फ्रूट लाइक एप्पल, गुआवा, पोमग्रेनेट, वाटरमेलन, साइट्रस फ्रूट्स, और सारे ग्रेन्स आपको लेने हैं। इसमें मिलेट्स की भी बात ये करते हैं, और मिलेट में रागी की बात कर रहे हैं, फिंगर मिलेट की बात कर रहे हैं, ज्वार की बात कर रहे हैं। अब आप कहिए कि ये तो सब डायबिटीज़ में भी कहा जाता है कि खाइए, तो हाँ दोनों एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। तो देखिए फलों में आपके लिए क्या बता रहे हैं, ये सेब खाइए, अमरूद खाइए, साइट्रस फ्रूट्स खाइए, ऑरेंजेस खाइए, और सबसे बड़ी बात कि सीजन्स की खाइए सभी चीज़ें। वेजिटेबल, हरी सब्जियां तो खानी ही खानी है, और जितने भी गॉड वेजिटेबल्स हैं, मतलब कि लौकी से लेके करेला तक सब खाइए आप इसमें, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट कहते हैं कि इनकॉर्पोरेटिंग गुड क्वालिटी फैट एंड एंटीऑक्सीडेंट, अच्छी किस्म का ही फैट लेना है। फैट 2 तरीके के होते हैं, और इसको फिर आप जब अपने आप दुकान पे जाइए ख़रीदने के लिए, तो जब आप फ़ैट खरीद रहे हो वनस्पति या देसी घी, तो वहाँ भी सर्टिफिकेशन देख लीजिए। FSSAI के सर्टिफिकेशंस वहाँ भी हैं कि किस तरीके के फ़ैट में, किस तरह की पैकिंग में कितना क्या है। तो इसमें है कि बाय इनकॉर्पोरेटिंग एटलीस्ट डिफाइंड अमाउंट ऑफ द अनसॉल्टेड नट्स, है ना, गुड क्वालिटी ऑफ द फैट एंड द अनसाल्टेड नट्स। ये नहीं कि नमकीन वाले, हाँ उनको नहीं लेना है, नमकीन वालों को, हाइपरटेंशन के मरीजों को, कि साल्टेड पीनट्स आते हैं, साल्टेड चना आता है, मतलब फैट वाली यहाँ बात आ रही है। लेकिन चलिए तो यहाँ पर जितने भी नट्स हैं जिनमें कि फैट्स होते हैं तो अनसाल्टेड लेने हैं आपको। आलमंड्स भी आपको अनसाल्टेड लेने हैं। ये बोलते हैं कि वॉलनट भी आपको अनसाल्टेड लेने हैं। 20 to 30 ग्राम्स की मात्रा ये कह रहे हैं, 6 से 8 दाना की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। और अभी एक रिसर्च कानपुर से आई है, बड़ी भारी रिसर्च आई है, और 3000 लोगों के ऊपर आजमा करके और मॉडर्न डॉक्टर्स के द्वारा आई है कि अगर आप 20 से 28 ग्राम नट, यानी कि ड्राई फ्रूट जिसमें 6 दाने आलमंड्स के हों, कुछ 6 दाने पिस्ता के हों, 6 दाने आपके अखरोट के 4 दाने हैं, 2 दाने काजू के हों, तो मिलिए तो 20 ग्राम हो जाए। और इनको अगर आप खाएं तो मधुमेह में कमी आती है। बात वो डायबिटीज़ की कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से हाइपरटेंशन इसमें नहीं जोड़ूंगा क्योंकि वो रिसर्च डायबिटीज़ के ऊपर है। लेकिन यहाँ भी नट्स की बात ये कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि यूज़ ऑयल इन रेशनल अमाउंट। तेल में डूबी हुई सब्जी नहीं, तेल घी में डूबी हुई दाल नहीं, चावल के ऊपर भी फरफरा बनाने के लिए उसमें घी नहीं, ये सब नहीं है। जिह्वा पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तड़का दाल ही खाना है वो नहीं है, जिह्वा पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि यूज़ ऑयल इन द रेशनल अमाउंट। देखिए एक आदमी के लिए एक दिन में 3 चम्मच टेबल स्पून ही ये अलाउ करते हैं मूफा और ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आप इसको आप थोड़ा सा होशियार हो जाइए
कि मूफा 3 और मूफा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहाँ से मिलेंगी। तो ये ग्राउंडनट में भी है, ऑलिव ऑयल में भी है, और ये कहते हैं कि इनके पर कंट्रोल करिए। चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि इंक्लूडिंग गुड अमाउंट ऑफ लो फैट प्रोटीन्स। तो लो फैट प्रोटीन्स में कहते हैं कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली कर्ड्स एंड मिल्क, लो फैट प्रिपरेशंस ऑफ फिश, पोल्ट्री एंड एग्स, सब कुछ आपको खाने को दिया जाएगा लेकिन कम मात्रा में। इंक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम नहीं, इंक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, एंड हियर द कार्डियो प्रोटेक्टिव मिनरल्स थ्रू होल ग्रेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। छठा पॉइंट ये कहते हैं कि रिडक्शन इन फूड दैट आर हाई इन सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट वाले जो फूड्स हैं उसको कम करिए, और उसमें देखिए बटर है, उसमें घी है, मार्जियानो है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रोजन डिज़र्ट्स हैं, आहा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने से हैं। फिर इसमें बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें भी तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम लंबा लंबा दिख रहा है लेकिन आप उसको कंट्रोल करिए। सातवां पॉइंट दे रहे हैं कि रिडक्शन इन द इनटेक ऑफ सोडियम, सोडियम का रिडक्शन आपको करना है, और उसके लिए कहते हैं कि साल्ट कम खाइए, 3 ग्राम, हाफ टेबल स्पून पर डे, एंड स्ट्रेचिंग द कंजम्पशन ऑफ द पैकेज्ड और रेडी टू ईट फूड्स, उसमें नमक ज़्यादा होता है क्योंकि प्रिजर्वेशन की भी बात वो करते हैं। फिर एक बात आप आगे लाते हैं कि लिमिट द इनटेक ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स। देखिए बेकरी प्रोडक्ट्स को ही आपको कम करना पड़ेगा, रस्क हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं। अवॉइड कंज्यूमिंग साल्टेड प्रोडक्ट्स सच एज द पापड़, पिकल, अचार। तो बिल्कुल साधु संत हो जाइए। अब आप कहें कि अचार न खाएं, पापड़ न खाएं, हाँ भाई मत खाइए अगर हाइपरटेंशन हो गया है तो। और 8वां पॉइंट ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव कंजम्पशन ऑफ द शुगर स्वीटेंड बेवरेज एंड स्वीट्स। अगर हाइपरटेंशन हो गया है, चाहे एज जो भी हो, तो वो जो बड़े बड़े प्रचार आते हैं ना एरेटेड वाटर के, थम्स अप से लेकर के और ड्यू तक के, उनको अवॉइड करना है। 9वीं बात ये कहते हैं कि बी फिजिकली एक्टिव, रिड्यूस वेट एंड वॉच योर वेस्ट लाइन, कमर को कमरा नहीं बनने दीजिए, शरीर को डंबल मत बनाइए। बहुत सारे हमारी एज के पति लोग अपनी पत्नियों को तो अपनी पत्नी को ये कहते हैं कि डंबल मत बनिए, है ना। तो डंबल शेप पे मतलब वेस्ट लाइन को ध्यान में रखना होगा। देखिए बात ये सही थी कि हमारी उम्र के पतियों को अपनी पत्नियों को, ठीक है ना। तो ये पूरा सेंटेंस ये हुआ, और थोड़ा थोड़ा हंसते भी रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये देखना होगा कि आपको वेस्ट लाइन, कमर का ध्यान रखना है। 10वां ये कहते हैं कि इंश्योर टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज बाय द डॉक्टर और द डिफाइंड टाइम। अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराइए। आयुर्वेद का डॉक्टर अगर आपको मुक्तावटी लिख रहा है या अर्जुन लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, उससे रेगुलर चेकअप कराइए। एलोपैथी में जाते हैं, वो जो लेमनोडिपिन लिख रहे हैं या कोई भी ग्रुप की कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, टेल्मा लिख रहे हैं, ये सब दवाओं के नाम से मैं बचना चाहता था लेकिन अब मुंह से आ गया तो आ गया। लेकिन इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने आयुर्वेदी, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सक की सलाह से ही लीजिए। मैं कंसंट्रेट करूँगा हर शुक्रवार को खाली आहार पे, और वो भी आहार, वो वाला आहार जो कि विशेषज्ञों ने बताया है, जिसमें आयुर्वेद भी समाहित है, जिसमें एलोपैथ की भी दुनिया का विज्ञान शामिल है, जिसमें आयुर्वेदिक पद्धतियाँ भी शामिल हैं, और हर चीज़ जो भारतीय ज्ञान परंपरा से आ रही है आहार के बारे में वो भी है। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट यहाँ पर ये कहते हैं कि कट डाउन ऑन अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग। तो ये तो बात होनी ही चाहिए कि अगर आप हाइपरटेंसिव हो गए हैं या होना नहीं चाहते हैं तो अल्कोहल कम करिए, और स्मोकिंग तो कभी भी एडवाइजेबल ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हाइपरटेंशन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी अगले शुक्रवार को 6 बजे, और तब हम एड्रेस करेंगे इसमें कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इससे संबंधित जो सामान्य जनता के रूप के द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं,
तो अगले शुक्रवार को 15-20 मिनट इस पर बात करेंगे। और ये शुक्रवार को हम हमेशा यही चाहेंगे, डिजीज़ भले हम कई हिस्सों में लेंगे, बड़ी डिजीज़ है तो खाने की बात कई हिस्सों में लेंगे, मगर 20 मिनट से 25 मिनट के ही बीच में रहेगा। तो आज का टेक क्या है, आज का होम मैसेज क्या है, यही थोड़ा सा नमक कम, थोड़ा सा फैट कम, थोड़ा सा चीनी कम। ज़िंदगी में हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है अपनी जिह्वा के लिए उसको थोड़ा कम करिए और बढ़ाइए क्या, जो आपको तीखा लगता है, जो आप खाना नहीं चाहते उसको बढ़ाइए। करेला खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए और तेलीय पदार्थों से दूर रहिए, तो हाइपरटेंशन ठीक होगा। देखिए हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को तो हमेशा से साइलेंट किलर कहा जाता है। एक बार को डायबिटीज़ का लेवल 300-400 फास्टिंग भी हो जाए तो तुरंत डैमेज नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। लेकिन एक बार अगर बीपी शूट किया तो तुरंत तोड़ फोड़ करके कान आँख नाक कान से खून बहा करके सब कुछ आपको डैमेज करके छोड़ेगा। तो हाइपरटेंशन इज़ मोर सीरियस डिजीज़। डायबिटीज़ तो धीरे धीरे मारती है, लेकिन हाइपरटेंशन भी मारता तो ज़रूर है, लेकिन ये अचानक भी कर सकता है कुछ भी। तो ये सामान्य जन की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैं विशेषज्ञता की बातें नहीं करूँगा, ना इसमें मैं कोई रेफरेंस देने जा रहा हूँ। ये खाली मैं उस किताब को जो ईट इंडिया मूवमेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट है, उसको आप तक पहुँचाऊँगा और इसकी कही हुई बात प्रमाणित है ये मान करके चलिए, क्योंकि इस पर 20 विद्वानों से अधिक की कमेटी काम करती है, इसके एडिशंस आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। द पर्पल बुक, यदि आप चिकित्सक हैं, इसको आप सुन रहे हैं, या आप गृहिणी हैं, आप सामान्य नागरिक हैं, डिजिटल ज़माना है, आप FSSAI के साइट पर जाइए, डाउनलोड करिए और खुद पढ़िए, खुद जान जाइए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाइपरटेंशन का टेक इतना ही, जो भी चीज़ आपको पसंद है थोड़ा कम खाइए। नमस्ते।